टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मेरे चैनल पे आपको पहले भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स के वीडियोस मिलेंगे जिसमें अपील कैसे फ़ाइल करनी है, अंडर सेक्शन 143(1), अंडर सेक्शन 144, अंडर सेक्शन 147, रीड विद सेक्शन 148, ऐसे काफ़ी सारे असेसमेंट ऑर्डर्स के आपको मेरे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम जिस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं ये फिनांस एक्ट 2009 ने इसे इंट्रोड्यूस किया है एंड ये बहुत ही स्पेसिफिक एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए सो दैट हम इसके प्रोज एंड कॉन्स, अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C आया है तो उसमें आपको क्या क्विक रिस्पॉन्स लेना है वो हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। ऑर्डर के अगेंस्ट हमें ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट क्या लेना है, क्या करना है वो डिस्कस करेंगे एंड प्लस अगर हमें उसके आगे अपील फाइल करनी है तो उसे कैसे फाइल करनी है वो भी डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ एंड तक। सो वी आर now going with the draft order under section 144C(1) of the act। क्या होता है ये? ओके, नॉर्मली क्या होता है जब कोई भी ऑर्डर हम रिसीव करते हैं, अभी तक तो जो हम ऑर्डर रिसीव करते हैं वहाँ कहीं भी ड्राफ्ट नहीं लिखा होता। अगर कोई ऑर्डर हमारे पास आया है, असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) आता है, असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) रीड विद 147, 148, ये सारे ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं। तो जब ऐसा ऑर्डर आता है तो हमारे पास एक क्लियर रूल है, अगर आपको उसमें जो डिमांड रेज की है वो सही लगती है तो गो अहेड एंड फाइल दी डिमांड, पे द डिमांड। एल्स अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो पॉइंट्स है वो एओ ने कंसिडर नहीं किया है, देन यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द राइट टू फाइल द अपील। So it has always been the case that an SSC has a right of appeal under the Income Tax Act. Correct. हमारे पास राइट टू अपील है, बट राइट टू अपील अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द ऑर्डर, नॉट अगेंस्ट द ड्राफ्ट ऑर्डर। तो इस वीडियो में हम ड्राफ्ट ऑर्डर के में बात करेंगे, ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन, पर्टिकुलरली अंडर सेक्शन 144C। So typically an SSC aggrieved by an order passed by the AOs, final assessment order can appeal against the order to the Commissioner of Income Tax Appeals, that means before the first appellate authority under section 246A of the Act। पर 2009 फिनांस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक बीच में एक बॉडी जिसे कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल विथ सर्टन असेसीज। सर्टन असेसीज कौन है? जिसके पास ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल टैक्सेशन इश्यूज़ हैं या जो नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनीज़ है। ये स्पेसिफिक एसएससी यही हैं, ये लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई नॉन रेजिडेंट क्लाइंट है या फॉरेन कंपनी है, उनका असेसमेंट हुआ है तो आपके पास 100% ड्राफ्ट ऑर्डर पहले आएगा। There won't be any final order. First draft order will come and उस ड्राफ्ट ऑर्डर की डील कैसे करना है उसके बाद आपके पास फाइनल ऑर्डर आएगा। ओके, सो दिस इज़ इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2009। पर्पस, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि फॉरेन कंपनीज जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स जो होते हैं, वो इतना जो लंबा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है अपील का, रिविजन का, वो उसमें ना जाएं। वो उनके लिए एक अलग ही, ये जो एसएससीज होते हैं ये क्वांटिटी में कम होते हैं एंड इनको क्विक रेजोल्यूशन चाहिए होता है। तो नॉर्मल, अगर आपने उसको नॉर्मल लाइन में लगा दिया तो बहुत टाइम लगेगा उनके हियरिंग को आने के लिए। तो उनके स्पीडी डिस्पोजल के लिए हाई डिमांड्स के कुछ केसेस होते हैं, नॉर्मली हाई डिमांड वाले ही केसेस होते हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले। तो इसीलिए इनको एक सेपरेट चैनल में डाल दिया है, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू करते हैं सो दैट दे कैन गो टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल इन केस इफ दे हैव एनी ग्रीवांसेस, सो दैट उनका स्पीडी डिस्पोजल हो सके। सो नाउ हु इज़ एन एलिजिबल एसएससी? कौन जा सकता है? द पर्सन इन हुज केस देयर हैज़ बीन वेरिएशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ टीपीओ अंडर सेक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है सेक्शन 92CA(3) में, या एनी फॉरेन कंपनी और एनी एनआरआई, इवन एनआरआईज के लिए एप्लीकेबल है। द डीआरपी अंडर सेक्शन 144C कंप्राइजेज ऑफ 3 प्रिंसिपल कमिश्नर्स। तो नॉर्मली हम जब किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जब हम सीआईटी अपील पे जाते हैं, सीआईटी अपील जो होते हैं वो एक ही होते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू डीआरपी चैनल, वहाँ पे आपको 3 प्रिंसिपल कमिश्नर्स मिलेंगे। वो इसलिए सो दैट दे हियर यू एंड दे गिव अ स्पीडी डिस्पोजल।
Assessing officer shall forward a draft proposed order of assessment to eligible assessee if he proposes to make any variation to income or loss return which is prejudicial to the interest of the assessee. Under section 144C(2)(b), the assessee on receipt of such draft assessment order shall within 30 days file an objection before the DRP. ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कैसे होता है वो मैं अभी आपको फटाफट से क्विक ग्लांस करवाऊंगी. The objective behind the insertion of draft assessment order is to provide an opportunity to the assessee to look into variations and, if any, made by the assessing officer or the transfer pricing officer and to file objections before completing the assessment. So let us take a quick view at the assessment order. Okay, here we are at the assessment order. So if you see this, assessment order को थोड़ा सा मैं enlarge कर देती हूँ. Okay. Now here, if you see from the beginning, Income Tax Department, Office of the Assistant Commissioner of Income Tax, Circle, International Taxation, and Delhi. This is the order, online order passed. Now we have the name of the assessee and the PAN number, the assessment year, DIN, dated so and so, and here we have so many points. Date of hearing, and this is important, which I need to highlight. Section, subsection under which assessment is made, which is 144C(1) of the Income Tax Act. Now here I go, draft order under section 144C(1) of the Income Tax Act. So here in this full order, the assessing officer has made some additions. It has given everything, and if you come downwards, accordingly proposed to be assessed at total income of so and so, credit for prepaid taxes. Now this is the important point. In the order itself, order के अंदर ही उन्होंने दिया हुआ है, this draft assessment order is passed in accordance with provisions of section 144C of the Income Tax Act. The assessee, if it intends का मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, if it intends to, may file objections with the DRP. आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो DRP पे at Delhi. उन्होंने जगह भी दी हुई है. से लाइक अगर आप किसी और जगह पे लोकेटेड हैं, आप किसी और जुरिस्डिक्शन आता है आपका, से बेंगलोर और समथिंग लाइक दैट, अगर वहाँ भी DRP पैनल बना है, देन दे विल गिव यू दैट पर्टिकुलर प्लेस एड्रेस. आपको वहीं पे अपनी ये ऑब्जेक्शंस रेज करने हैं. And inform this office in regard within 30 days of receipt of this draft order, or file acceptance of this order with this office. This is important, within the same period. If no objections are received within 30 days of receipt of this order, the assessment shall be completed on the basis of this draft order as per provisions of section 144C of the Income Tax Act. Here, अगर ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, the assessing officer in the order, he is mentioning कि ये जो मैंने ऑर्डर पास किया है, अगर आप इससे एग्री नहीं होते हैं तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए. आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं DRP के साथ. एल्स आप हमें एक्सेप्टेंस दीजिए कि आप इस ऑर्डर के फेवर में हैं, या इन दोनों ही चीज़ों को अगर आप नहीं करते हो तो विद इन 30 डेज हम तो ऑर्डर पास कर ही देंगे, फाइनल ऑर्डर. ओके, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप DRP पे ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं तो आपको असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा दैट यू हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस बिफोर द DRP. तो आपने वहाँ पे DRP पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया. से लाइक अगर आपको दोनों ही चीज़ नहीं करनी, आपको DRP पे ऑब्जेक्शंस रेज नहीं करने हैं, तो अगर आप ऑर्डर से एग्री हो रहे हैं देन आप लिख दीजिए असेसिंग ऑफिसर को, यस यू आर ओके विद द ऑर्डर. इफ़ यू आर ओके विद द ऑर्डर, इफ़ यू गिव दैट स्टेटमेंट, then the final assessment order will come into your hand. And फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप अपना चालान वालान जो भी है वो आप पे कर सकते हो. Else, I have another way here. मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कहने के लिए. If you don't agree with the order, आप ऑर्डर के साथ एग्री भी नहीं हो रहे हो, एंड आप DRP पे भी नहीं जाना चाहते हो, आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं रेज़ करना चाहते. क्यों नहीं रेज़ करना चाहते ये मैं आपको टूवर्ड्स दी एंड बताऊंगी, बिकॉज हम उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में टूवर्ड्स दी एंड इसको लेके जाएंगे. क्यों, रीज़न बताऊंगी कि हमें DRP पे क्यों नहीं गए, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने क्यों लिया. मैं DRP पे भी नहीं गई, एंड आई हैव फाइल्ड अ रिस्पॉन्स विद द असेसिंग ऑफिसर
that I do not intend to file this objection with the DRP, but I have dispute with the order. और डिस्प्यूट ऑर्डर के साथ डिस्प्यूट होने की वजह से मैं, आप ऑर्डर तो पास कीजिए बट आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू दी CIT अपील्स. आई विल फॉलो दैट चैनल. इवन दैट इज़ पॉसिबल. आप DRP पे नहीं जा रहे हो तो आपके पास CIT अपील टू द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी वाला ऑप्शन क्लोज नहीं हुआ है. प्लीज़ रिमेंबर दैट. आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि अगर आप DRP पे नहीं गए हो तो आप CIT के पास भी नहीं जा सकते. नो, इफ़ यू डोंट गो टू द DRP दैट्स फाइन. DRP पे जाने का रीज़न सिर्फ हमने जो शुरू की स्लाइड्स में देखा वो यही है कि इफ़ यू आर गोइंग टू द DRP यू आर ऑप्टिंग फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन. टाइम आप सेव कर रहे हो. बट इफ़ यू डोंट इंटेंड टू गो टू द DRP दैट मीन्स यू आर नॉट लेफ्ट विथ नो चॉइसेस. आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स यानी कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे जा सकते हैं. ओके, so now we are with this order and let's move ahead. So it's SSC का right है appeal को, and I think I have missed the slides. Okay, so now the explanatory note says that it would be the choice of the SSC whether to file an objection against the draft assessment order before the DRP or to pursue the normal channel of filing of appeal against the assessment order. In order to approach the DRP, the SSC must first file an objection against the draft assessment order within the prescribed limit, which is the 30 days. Within 30 days, you have to make an objection. The SSC can file an appeal against such assessment order before the CIT appeals also. This is what I said. Once the option of filing an objection against the draft assessment order before the DRP has been exercised, the SSC cannot withdraw. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एक बार आपने DRP पे ऑब्जेक्शंस लगा दिए तो आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते और आप नॉर्मल चैनल पे नहीं जा सकते. इसीलिए बिफोर मेकिंग द चॉइस ऑफ गोइंग टू द DRP और गोइंग टू द CIT यू हैव टू बी कॉशियस. आपको एक एजुकेटेड डिसीजन लेना होगा, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना होगा कि आपको DRP पे जाना है या नहीं जाना है. एंड उसके लिए यू हैव टू लुक इन टू द फैक्ट्स ऑफ योर केस. और भी कुछ चीज़ें हैं. लेट अस कम टू द एंड. हम इसे बाद में लेंगे कि हमें क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ पर. If the SSC chooses to file objections before the DRP shall hear the SSC and pass directions under section 144C5 which shall be incorporated as is. अगर DRP ने कोई डिसीजन ले लिया है तो AO उसमें कुछ भी इफ्स एंड बट्स नहीं लगा सकता. वो एज इट इज़ AO उस ऑर्डर को पास करेंगे और फाइनल असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C13 में पास करेंगे. एक बार ये ऑर्डर पास हो गया उसके बाद आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि वो असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है, उसके बाद भी आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में CIT अपील के पास अपील नहीं फाइल कर सकते. हियर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज जो भी ऑर्डर्स DRP के रेफरेंस से फाइनल होते हैं, passed by the assessing officer, incorporated as is by the assessing officer, then these orders are appealable before the ITAT. That means CIT वाला channel हट गया, DRP has come into picture. So once DRP has taken a decision, then you have to go to the ITAT. You don't have the option of going to the CIT appeal. Okay, we are done with this. This is important and हमें DRP का ऑप्शन लेना चाहिए या CIT का ऑप्शन लेना चाहिए, उसके लिए हम और भी डिस्कस करेंगे सो दैट इट कैन बी सिंपलर टू डिसाइड. हम ईजिली डिसाइड कर सकें कि हमें जाना है या नहीं जाना है. ओके, thus with the introduction of the DRP it is clear that the assessing officer has to always pass a draft assessment order first and send it to the SSC who shall make his or her objections available within 30 days of the receipt of such order if they chose to go to DRP and indicate that the SSC will take the CITA route. Okay, with this I will take you to the response. मेरे पास भी एक ऐसा ऑर्डर आया था एंड उसमें हमने वी डिडंट चूज द DRP ऑप्शन, पर हमने असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट किया दैट द अंडरसाइंड एसएससी हैज़ रिसीव द ड्राफ्ट ऑर्डर. वी हैव गिवन द रेफरेंस. आप शुरू में देखिए हमने ड्राफ्ट ऑर्डर का रेफरेंस दिया एंड ऑल दैट स्टफ वी हैव मेंशन्ड हियर. रेफरेंस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लाइन ऑल्सो, रेफरेंस लाइन ऑल्सो, एंड देन आई एम मेकिंग द मेन बॉडी एंड देन इन दैट आई एम गिविंग दैट
I request your good self to kindly pass the final assessment order so that I can file an appeal before the learned Commissioner of Income Tax Appeals. Okay. So मैंने CITA वाला रूट लिया है. This I have informed the assessing officer. This is very important. I always say, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ that you should always communicate. Always communicate. 30 दिन जाने के बाद तो वो फाइनल ऑर्डर पास करेंगे ही, बट डोंट वेट फॉर दैट कि यू आर इनरेस्पॉन्सिव, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो एंड इट इज़ बिकॉज टाइम हैज़ पास्ड ऑन, सो असेसिंग ऑफिसर इज टेकिंग अ डिसीजन. नो, इट्स ऑलवेज बेटर टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस योर स्टैंड. तो अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है दैट यू डोंट हैव टू गो टू द DRP ऑप्शंस, इमीडिएटली फाइल अ रिप्लाई विद द असेसिंग ऑफिसर स्टेटिंग योर चॉइस. So once you have given your choice, then we are moving ahead. Okay. The scheme of assessment in terms of Section 144C statutorily requires the officer to pass a draft assessment order at first instance. Okay. The failure by the AO to adhere to the mandatory requirement. Now please understand. Say like अगर वो 144C में order pass नहीं करता है and in the case of this eligible assessee, he is immediately passing the assessment order. तो आप अगर ये कहें कि वो जो ऑर्डर पास हो गया है NRI के केस में और उनके केस में, फॉरेन कंपनी के केस में, आप सोचो चलो ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 थी, क्योंकि जब असेसिंग ऑफिसर 144C का ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है और वो बाद में उसको फाइनल ऑर्डर करता है, तो ही विल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) रीड विद सेक्शन 144C. ही इज़ गोइंग टू पास द ऑर्डर लाइक दैट. तो अगर उसने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, आप बोलोगे अरे ये तो फाइनल ऑर्डर है, ये अपीलेबल बिफोर दी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में इसको फाइल कर दें, हम अपील फाइल कर दें. नो, सी प्लीज रिमेंबर दिस, द फेलियर बाय द AO टू अडियर टू द mandatory requirement of section 144C(1) of the act and first pass a draft assessment order would result in invalidation of the final assessment order. That means it is void ab initio. It doesn't exist एज़ पर द लॉ. वो ऑर्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर उसने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया है, एसएससी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है एंड ही इज जस्ट गॉन विद द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, तो इट इज़ वॉइड एब इनिशियो. दैट मीन्स नो असेसमेंट हैज़ बीन डन एंड द कॉन्सिक्वेंट डिमांड नोटिस एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग्स विल गो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने DRP पे जाने की सोच लिया है, DRP पे अगर आप जाते हैं तो फाइलिंग ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस आपको लगाने हैं बिफोर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल. वो आप कैसे लगाएंगे? थोड़ा कंपल्जन प्रोसेस है. यू हैव टू, इसमें ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, इसीलिए अभी तक नॉर्मली मैंने देखे हैं अगर बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई डिमांड केसेस है तभी वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का रूट लेते हैं. बट अगर छोटी मोटी डिमांड्स है देन पीपल डोंट प्रेफर दीज नॉन रेजिडेंट इंडियंस हु आर स्टेइंग and they are filing a return of income in India. Say like उनको कुछ छोटी मोटी इनकम मिल रही है from mutual funds or from some rented properties or some other source. If they are deriving any income and they are filing an income tax return in India, और कुछ छोटा सा डिमांड आ गया है, तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल पे नहीं जाना चाहेंगे. So here it is an educated and informed decision. Dispute resolution panel yes or no. अगर आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, आपका हाई डिमांड केस है, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के थ्रू जाएंगे बिकॉज क्विक रेजोल्यूशन है विद इन अ स्पैन ऑफ 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड. तब से 9 months के अंदर यू आर श्योर टू गेट अ रिस्पॉन्स. आई मीन यू श्योर टू गेट अ डिसीजन. तो अगर आपका छोटा केस है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना है. रीज़न देखो, आपको फॉर्म नंबर 35A है. नॉर्मली फॉर्म नंबर 35 में हम अपील फाइल करते हैं, बट जब आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल पे जाते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 35A में आपका क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है. द ऑब्जेक्शन शाल बी फाइल इन पेपर बुक. पेपर बुक आपको बनानी है क्वाड्रुपलेट 4 कॉपीज़ में. एंड फिर उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स आपने रिसीव किए हैं, चाहे 143 का ऑर्डर हो या कोई दूसरे ऑर्डर्स हो जो उसके पर्टेन करते हैं, तो उन सब की आपको 4 कॉपीज़ लगानी है. DRP may in its discretion either accept the objections which are not accompanied by all or any of the documents referred to above or reject it. The evidence, if any, the eligible assessee intends to rely upon, including any document or statement or paper submitted to the assessing officer. आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने पड़ेंगे जो आपने assessing officer लेवल पे, यानी कि जब आप हियरिंग हो रही थी आपकी assessing officer के सामने, तो आपने वो
जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस किए थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे लगाने हैं। 4 कॉपीज़ में जाएगा आपका ये क्रॉस ऑब्जेक्शन। ओके, नाउ वी हैव दिस एज पर रूल फॉर्म्स इनकम टैक्स डिस्प्यूट DRP पैनल रूल्स 2009 फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शाल बी फर्निश। फॉर्म नंबर 35A के साथ आपको ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन लगाना है। आपके ऑब्जेक्शंस क्या हैं? आपने असेसिंग ऑफिसर के सामने फैक्ट्स कौन से सबमिट किए थे? फैक्ट्स अगर कुछ मॉडिफाई हुए हैं, असेसिंग ऑफिसर ने कुछ मॉडिफाई किया है, आपको वो लिखना है। डू यू होली एग्री विद द मॉडिफिकेशंस, आपको वो देना है, रीजंस के साथ देना है। अगर आप कोई केस लॉ रेफ़र करना चाहते हैं आपको वो भी देना है। लीगल आर्ग्यूमेंट्स आपको देना है असेसिंग ऑफिसर को। केस लॉज जो आपने रिलाई किए हैं, केस लॉज आपके फेवर में और जो आपके फेवर में नहीं है तो वो आपके फैक्ट से कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लीगल आर्ग्यूमेंट वहाँ पे देना है। केस लॉज रिलाइड अपॉन बाय द असेसिंग ऑफिसर, ऑब्वियसली असेसिंग ऑफिसर जिस किसी केस पर रिलाई करता है, केस लॉ पर रिलाई करता है, वो आपके अगेंस्ट ही होंगे। सो यू हैव टू मेक अ पॉइंट देयर कि आपका केस उस केस लॉ से कैसे डिस्टिंग्विश होता है। दिस इज़ वॉट यू हैव टू पुट इन। एंड ये बेसिकली ये वो सारा प्रोसेस है जो आप CIT अपील्स के सामने करते हैं, वही आपको यहाँ असेसिंग ऑफिस DRP के सामने करना है। एनी एडिशनल न्यू केस लॉ विच द assessee may like to rely upon, factual and legal arguments against the addition proposed by the assessing officer. Okay, we are done with this। ये आपको 4 कॉपीज़ में फाइल करना है। तो अगर आप कोई एडिशनल एविडेंस भी लगाना चाहते हैं, जैसे हम CIT अपील के सामने रूल नंबर 46A में एडिशनल एविडेंस लगाते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर असेसिंग such additional evidence shall not form part of the paper book but may be filed along with a separate application stating the reasons for filing such additional evidence। हो सकता है कुछ प्रूफ्स आपको उस समय नहीं मिले थे जब आपकी हियरिंग हो रही थी एंड वो ऑर्डर पास हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो वहाँ पे नहीं हो पाया था। सो हियर यू कैन फाइल इट बट यू हैव टू गिव इट अ सेपरेट एप्लीकेशन। यहाँ पे इन्होंने रूल कोट नहीं किया है सेपरेट एडिशनल एविडेंस आप किस रूल के अंडर देंगे, बट इट इज़ सिमिलर टू व्हाट वी डू इन दी CIT अपील्स। वहाँ पे हम रूल नंबर 46A में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं जिसमें वी गिव दी डिटेल्स ऑफ व्हाट एडिशनल एविडेंसेस हम वहाँ पे दे रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, the form needs to be duly signed by the assessee or authorized representative। Hearing of objections, जैसे CIT अपील के सामने हियरिंग होती है वैसे ही DRP के सामने भी हियरिंग होती है। टाइम लिमिट फॉर completion of assessment, no direction shall be issued by the DRP after 9 months। प्लीज़ माइंड इट, यहाँ पे 9 months के अंदर अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे। CIT अपील पे थोड़ा लॉन्गर रूट होता है, इधर आपको सारे काम फटाफट करने होते हैं। सो यू हैव टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन एज टू हाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद योर ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C। यू कैन गो विद द DRP, एल्स यू कैन गो विद द CIT अपील एज वेल। सो नाउ वी हैव, अगर आपने DRP के पास आप गए हो, फाइन, DRP विल गिव एन डायरेक्शन एंड एज इट इज़ AO से इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऑर्डर पास हो जाएगा। वो ऑर्डर अपीलेबल बिफोर द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है, दैट मीन्स बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। बट इफ़ यू चूज टू गो विद द सेकेंड ऑप्शन, दैट मीन्स आप असेसिंग ऑफिसर से कह देते हैं दैट दो इट इज़ डिस्प्यूटेड बट आई वुड प्रेफर टू गो टू द CIT अपील फॉर द ग्रीवांस रिड्रेसल। जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो देयर एंड ईजिली टेक इट डाउन। बहुत ईजिली फिल इन द ब्लैंक्स करके आप अपनी फटाफट से आप अपना रिप्लाई बना सकते हैं। सो दैट्स अ नाइस थिंग। तो इसके लिए आपको अपील अगर फाइल करनी है तो नॉर्मली हम कैसे अपील फाइल करते हैं, प्रोसेस वही रहेगा। सम टैब्स में बी डिफरेंट, कहीं कहीं पे आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम बेसिक वाली चीज़ें भरते हैं, वहाँ पर आपको कुछ टैब्स में बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी है। कैसे करनी है, वो कौन से जगह पर आपको ध्यान रखना है, वो जब मैं आपको ऑनलाइन लेके जाऊँगी वहाँ पर हम इसको देख लेंगे। हाउ टू फाइल ऑनलाइन, उसके लिए हम ऑनलाइन चलेंगे। सो यू हैव टू लॉग इन टू द पोर्टल विथ योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स। इवन आई विल लॉग इन एंड लॉग इन करके हम ये जो अपील है, अपील ड्राफ्ट ऑर्डर जो पास हुआ था, बाद में वो फाइनल ऑर्डर बन गया, अब हम उसके अगेंस्ट में अपील करेंगे। तो उसके लिए हम लॉग इन करेंगे।
लॉगिन इसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा एंड इमीडिएटली मैं आप इसके बाद इसको पोस्ट कर दूंगी, so that you are getting a easy handoff on how to file an appeal अंडर सेक्शन 144C अगर कोई ऑर्डर आपका पास हुआ है। प्लस रिप्लाई फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप अगर अग्री नहीं होते हो तो यू हैव टू गिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द रिप्लाई फॉर्मेट, मेरे पास सारे रिप्लाईज आपको मिलेंगे मेरे इंस्टा मोजो लिंक पे। आपको जो भी रिप्लाई चाहिए अंडर विच एवर सेक्शन यू वांट, चाहे वो रिटर्न सबमिशंस हो, चाहे वो रिप्लाईज टू पेनल्टीज़ हो, चाहे वो एडजॉर्नमेंट लेटर्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिप्लाई लेटर्स हो बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, स्टे ऑफ डिमांड हो, सारी की सारी रिप्लाईज यू गेट ऑन माई इंस्टा मोजो लिंक। मैंने ये सारे रिप्लाईज अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए हुए हैं, पर मैंने वहाँ पोस्ट इसलिए किया है सो दैट एनी वन इफ़ यू नीड इट यू कैन गेट इट राइटली देयर। जस्ट क्लिक इट, डाउनलोड इट, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। मेरे क्लाइंट्स के जो वहाँ पे नाम है, नॉर्मली मैं हटा देती हूँ, आप वहाँ पे अपने क्लाइंट्स के नाम कीजिए। बहुत बार फैक्ट्स सिमिलर होते हैं, सब कुछ इधर उधर कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं, वो आप कर लीजिए। फॉर एनी फर्दर कंसल्टेंसी सर्विसेज आप मुझे लिख सकते हैं। आपको कोई छोटी क्वेरी है आप लिखिए, we are very there to help you, and we make it so important point that we reply to all the queries which we receive। आप देखिएगा मेरी यूट्यूब पे अगर कोई भी कमेंट आता है तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट, कुछ डिले हो सकता है बट वी डेफिनेटली रिप्लाई। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ों को आपको कोई भी कम्युनिकेशन अगर डिपार्टमेंट ने आपके साथ किया है, डोंट लीव इट आइडल, आपको उसे कम्युनिकेट बैक करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नो, रिमेंबर, नो वंडर अ नोटिस सेंस शिवर्स टू योर बॉडी, बट देयर इज़ नो नीड टू वरी। रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड रिप्लाई इट। रीड कीजिए, समझिए। रिप्लाई करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे इंस्टा मोजो लिंक पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। कोई नहीं मिलता है आप मुझे लिखिए, आई विल सेंड इट टू यू। वो आप रख लीजिए अपने पास एंड उसके बाद आप रिप्लाई कीजिए। बिलीव मी, रिप्लाइंग, कम्युनिकेटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। यू कांट रन away from it। and अगर आपको कुछ expert assistance चाहिए then we are there, you can always feel free to contact us, email us at support@condage.in and we'll be there for you। then मिलते हैं अपने 144C के ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रोसेस में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।